हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू महानवा जिसका नाम है सीक्रेटली स्ट्रॉन्ग एंड सर्चिंग फॉर माय डैडी का एपिसोड। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें ताकि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकें। चलो बिना देरी के इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। कहानी की शुरुआत में हमें एक टेलोचियम साम्राज्य दिखाया जाता है जो बेहद ही सुंदर होता है। इस साम्राज्य में अचानक से माना स्टोन उगने लगते हैं और वास्तविकता में वहाँ सब जगह पे दरारें पैदा हो जाती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक पूरी दुनिया में रहस्यमयी जादुई पत्थर यानी कि माना स्टोन उगने लगते हैं। इन माना स्टोन की वजह से पूरी दुनिया की हवा और अंतरिक्ष में भी गहरी दरारें पड़ जाती है। इन दरारों में बेहद ही भयानक और खतरनाक राक्षस बाहर निकलने लगते हैं जो इंसानों की बस्तियों और शहरों को बेरहमी से तबाह कर देते हैं। साम्राज्य के सबसे ताकतवर नाइट और सेंट्रल गार्ड्स भी मिलकर इन राक्षसों और पत्थरों को रोकने में नाकामयाब होते हैं। जब सरकारी सेना नाकाम हो जाती है तो दुनिया का राक्षसों लड़ने के लिए शक्तिशाली मर्सनरीज की सख्त जरूरत महसूस होने लगती है। सीन बदलता है और जंगल के रात का खौफनाक मंजर दिखता है। एक मर्सनरी खून से लथपथ होकर हाफ रहा होता है। वह डर के मारे कहता है कि मैं सिर्फ 3 राइक्लोप्स यानी कि ड्रैगन जैसे भयानक राक्षस ने मिलकर उनके 40 मर्सनरीज के पूरे ग्रुप की धज्जियां उड़ा दी थी। वह सैनिक मौत के इतने करीब होता है कि निराश होकर सोचता है, शिट, अगर मुझे पता होता कि मेरा अंत ऐसा होने वाला है तो मैं घर से निकलते वक्त अपनी माँ को अच्छे से अलविदा कहकर आता। तभी एक विशाल राक्षस अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस पर जानलेवा हमला करने झपटता है। ठीक उसी पल हवा में एक आवाज गूंजती है, अगर यहाँ मरना नहीं चाहते तो अपने होश संभालो। तभी एक सफेद बालों वाला रेशमी योद्धा पलक झपकते ही अपनी तलवार से उस विशाल राक्षस को एक ही बार में काट करके जमीन पर ढेर कर देता है। हवा में चमक और फूलों की पंखुड़ियां जैसा जादू बिखर जाता है। वह लड़की कहती है, अपनी तलवार के एक ही वार से विशाल ड्रैगन जैसे राक्षस का काम तमाम करने के बाद में सिर्फ 3, यह तो बहुत ही आसान था। तभी पीछे से विशाल हथौड़े वाला योद्धा आगे बढ़ता है और वेल से कहता है, पीछे हटो, मेरा असली हुनर दिखाने की बारी आ गई है टिया को। दोनों शक्तिशाली योद्धा भयानक राक्षसों के सामने खड़े होकर आपस में ही बहस करने लगते हैं। एक कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें इस हथेड़ों को 100 बार घुमाते देखा है। तुम इतने बड़े हो कि सिर्फ मेरा रास्ता रोकते हो। वह दूसरा योद्धा कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तुम अभी भी मेरे जितने अच्छे नहीं हो। वे दोनों आपस में बहस करते करते ही एक बार में राक्षसों को मार गिराते हैं। वह घायल सैनिक जमीन पर बैठकर यह सब देख रहा होता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये लोग राइक्लोप्स को कैसे कुचल रहे हैं जैसे वे बच्चों के खिलौने हो। आखिर ये लोग है कौन? तभी बुजुर्ग हीलर ग्रैंडपा लॉन्ड अपनी अमृत की बोतल लेकर के सैनी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो बेटे? मुझे अपने घाव दिखाने दो। लॉन्ड दादाजी हंसते हुए कहते हैं, अगर ये दोनों ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कैप्टन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सैनिक हैरान होकर पूछा, कैप्टन, क्या आप सभी भी किसी मर्सनरी ग्रुप के सदस्य हैं? तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही प्यारी और जोरदार आवाज गूंजती है, बस करो। एक छोटी सी मासूम बच्ची दौड़ती हुई आती है। वो होती है हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है टिया। वह इस मर्सनरी बैंड की कैप्टन टिया है। दोनों बड़े योद्धा उसे गुस्सा कर बोलती है डांटते हुए, याद है ना, आपस में लड़ना मना है। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं तुम दोनों को अपने मर्सनरी ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। इस तरह तो हम सभी भी 20 मेंबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे। टिया की डांट सुनते ही दोनों विशाल योद्धा डर के मारे जम जाते हैं और पसीना पसीना होने लगते हैं। वे गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हमें बाहर निकालोगी टिया? तुम सच में ऐसा नहीं कर सकती। टिया अपनी नन्ही उंगली उठाकर डांटती है, यहाँ एक घायल इंसान पड़ा है, तुम लोग हर वक्त आपस में नहीं लड़ सकते। फिर टिया क्यूट अंदाज में अपनी छाती फुलाकर कहती है, इसलिए आज सिर्फ ग्रैंडपा लॉन्ड को ही A+ स्टिकर मिलेगा। घायल सैनिक यह सब देखकर पूरी तरह चकरा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसों को हराने वाले योद्धा एक छोटी सी बच्ची के A स्टिकर डर रहे हैं। घायल सैनिक हैरान होकर लॉन्ड दादाजी और टिया को देखता है और मन ही मन सोचता है, रुकिए, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? इतनी खतरनाक जगह, यहाँ मानो स्टोन बनते हैं, वहाँ एक छोटी बच्ची कर के आ रही है। तभी भयानक राक्षस फुकारते हुए सीधे टिया की तरफ झपटते हैं। यह देखकर घायल सैनिक डर के मारे चीख पड़ते हैं, अरे ध्यान से संभलो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को ऐसी जगह नहीं लाना चाहिए। लेकिन टिया बिल्कुल भी नहीं डरती। वह बड़ी शांति से राक्षसों को देखकर कहती है, देखो, जब तुम लोग आपस में लड़कर वक्त बर्बाद करते हो तो यही होता है। टिया की आंखों में हरी जादुई चमक आती है और हवा में भयानक जादुई ऊर्जा तैरने लगती है। अचानक जमीन से मरे हुए इंसानों और योद्धाओं के कंकाल स्केलेटन आर्मी निकल आते हैं और झटपट उस राक्षस को दबोच लेते हैं। इतिहास का पन्ना
साल पहले मर्सनरीज की दुनिया में एक रहस्यमय गिल्ड उभरी थी जिसका नाम था एग्लिया। इस गिल्ड ने सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरे महाद्वीप के 100 सबसे खतरनाक वेब को साफ कर दिया था। यह किसी एस रैंक इमरजेंसी टीम से भी ज्यादा ताकतवर थी। इस पूरे गिल्ड का लीडर एक खौफनाक और रहस्यमय जादूगर था जिसे दुनिया का नेक्रोमेंसर किंग के नाम से भी जानते थे, जो मरे हुए कंकालों की फौज चलाता था। टिया कंकाल की खोपड़ी हाथ में लिए बहुत ही क्यूट अंदाज में झुककर सैनिक से बात करती है। टिया कहती है, नमस्ते अंकल, आपके पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आज आपने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाइए और चुपचाप अपने घर वापस चले जाइए। टिया खोपड़ी को सहलाते हुए आगे कहती है, टिया कहती है, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपने अपने सभी दोस्तों को खो दिया, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरा यह हड्डी वाला दोस्त कहता है कि यही जिंदगी का सच है। फिर टिया मुस्कुराते हुए अपना दूसरा ऑप्शन देती है। दूसरा ऑप्शन यह होता है कि आप मेरी मर्सनरी गिल्ड एगेलिया को ज्वाइन कर लीजिए। सैनिक की आंखें फटी फटी रह जाती है और वह थूक निकले बिना ही रह पाता। वह मन ही मन समझ जाता है कि इतने सालों से नेक्रोमेंसर किंग का असली चेहरा दुनिया से क्यों छुपा हुआ था। घायल सैनिक डरते हुए कहता है, तो क्या तुम सच में नेक्रोमेंसर किंग हो? यहाँ जो दुनिया है वो सबसे खौफनाक काली पोशाक वाले भयानक जादूगर के रूप में सोती थी, वही असलियत में एक क्यूट खोपड़ी पकड़े हुए मुस्कुराती हुई बच्ची टिया है। टिया अपनी मस्ती में हाथ में खोपड़ी लेकर खिलखिलाते हुए कहती है, जी हाँ हाँ, वह खौफनाक नेक्रोमेंसर मैं ही हूँ जो आत्माओं को बुलाती है और कंकालों को फौज बनाती है। टिया घायल सैनिक को अपने गिल्ड का क्यूट यूनिफॉर्म दिखाती है जिस पर छोटा सा लोगो बना होता है और कहती है, अगर आप हमारी गिल्ड ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा प्यारा यूनिफॉर्म मिलेगा। टिया कहती है कि अगर यह गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वह जादू से उसकी यादें मिटाकर पास के गांव में छोड़ देंगी जहां वह आराम से सो सकता है। सैनिक हैरानी से गिल्ड मेंबर से पूछता है, लेकिन तुम लोग इस दिन में 10 से 4 तक सोने की छूट क्यों दे रहे हो? एक गिल्ड मेंबर बताता है, अरे क्योंकि हमारी कैप्टन को सुबह 10 से 4 बजे तक चिल्ड्रन एकेडमी जाना होता है। सैनिक का दिमाग घूम जाता है कि जिस नेक्रोमेंसर के नाम से पूरी दुनिया कांपती है वह असल में 4-5 साल की एक छोटी सी बच्ची है। हमारी ये कहानी 2 महीने पीछे जाती है दक्षिण कोरिया के जैंगनो जिले में। जब भीषण गर्मी का मौसम होता है, टिया अपनी पड़ोसी दादी के साथ में लेटी हुई होती है। दादी उसे पंखा ला रही होती है। कैलेंडर में अगस्त का महीना दिख रहा होता है। टिया के पापा का काम पर 10 दिन हो चुके हैं और वह अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। टिया उदास होकर ड्राइंग बुक में लिखती है, प्लीज पापा जल्दी घर आ जाइए। टिया बताती है कि उसके पापा हमेशा उससे कहते थे कि वे तालोचम साम्राज्य के सबसे महान और ताकतवर होली नाइट है जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटाई। 3 साल की उम्र में टिया उनकी बातों में भरोसा कर लेती थी, लेकिन अब टिया 4 साल की हो चुकी है। वह सोचती है, अगर पापा सच में इतने महान और होली नाइट होते तो उन्हें बहुत अमीर होना चाहिए था, लेकिन अब हम तो बेहद ही गरीब हैं। टिया जब खाना खाते हुए अपनी पड़ोसी दादी से पूछती है कि पापा को छुट्टियों में भी रोज काम पर क्यों जाना पड़ता है, तो उसकी दादी ठंडी सांस लेकर कहती है, क्योंकि तुम्हारे पापा को काम के बदले में बहुत सैलरी मिलती है बेटा। वह दादी बताती है, क्योंकि तुम्हारे डैडी बहुत ही मेहनती है। अरे ऐसी बातें बच्चे के सामने ना करे, दूसरी औरत कहती है। टिया कहती है, लेकिन मैं जल्दी बड़ी होकर काम करूंगी। ओह, तो इसका मतलब मुझे जल्दी ही स्कूल जाना होगा। वह कहते हैं, मैं अगले महीने से स्कूल जाने वाली हूँ। बाकी बच्चे छुट्टियों में कला और खेल कूद की क्लास में जाते हैं और कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ में समुद्र तट पर छुट्टियां मनाते हैं। वह दादी कहती है, तुम्हें भी अपने डैडी के साथ में अगली बार छुट्टियों पर जाना चाहिए। टिया कहती है, लेकिन मैं तो डैडी के साथ कहीं गई नहीं। टिया कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोल्ड टाउन हाउस में रहने वाले बड़े लोग डैडी और उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। वह बुजुर्ग महिला कहती है, अरे कैसी बात कर रही हो, वह इतनी जवान है फिर भी इतनी मेहनत करती है, हड्डियां तक सूख जाती हैं उसके। तो वह बेचारा बच्चा जब तक वह स्कूल जाने लायक हुआ तब तक मुश्किल से ही उसका ध्यान रखा गया होगा। अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। उसे उसके पिता से दूर भेज दिया जाएगा, जबकि उसके पिता यहाँ उसकी सेवा करते हैं। वह और सोचती है कि भगवान का शुक्र है कि जो किंडरगार्टन के प्रिंसिपल है वो बहुत ही दयालु है। अगर वो नहीं होते तो टिया को कभी भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। वे प्रिंसिपल कहती है, अरे कोई बात नहीं, टिया बहुत ही होशियार बच्ची है। उसने खुद पढ़ना और लिखना भी सीख लिया है। सच कहूँ तो मैंने इतनी होशियार बच्ची पहले कभी नहीं देखी है। बुजुर्ग महिला कहती है, हाँ हाँ, अरे वाह, हमारी छोटी सी जीनियस। टिया को अपने बचपन के दिन आने लगते हैं जब उसके पापा कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा टिया। एक दिन हम वापस अपने घर आएंगे, फिर हम एक बड़े से घर में रहेंगे, जितना चाहे उतना अच्छा खाना खाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर दिन मुस्कुराने की वजह दूंगा। टिया कहती है, दुनिया में मुझे डैडी से ज़्यादा कोई पसंद नहीं है। डैडी मेरे लिए किसी भी नई टॉय या स्टिकर बुक से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि डैडी जल्दी घर वापस आ जाए। वह महिला कहती है,
हैरान होती है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वह बुजुर्ग महिला कहती है, अरे ये भगवान, तुमने तो मेरे दिल ही रोक दिया। इस बार फिर से कोई तमाशा मत करना। वह कहती है उस औरत से, तुम हमेशा छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देती हो कि मैं बच्ची को डरा देती है। वह कागज को देखते हैं। बुजुर्ग महिला कहती है, ओह ये, हे भगवान, नहीं, यह नहीं हो सकता, ये भयानक है। वह कहती है, टिया यहीं पर रुकना तुम, हम अभी वापस आते हैं। टिया सोचती है और फिर वहाँ टिया अकेली रह जाती है। डैडी जल्दी वापस आएंगे, वह सोचती है। टिया ने डैडी के लिए एक बहुत ही प्यारा चित्र बनाया था, लेकिन वह सोचती है, प्लीज़ डैडी जल्दी घर वापस आ जाओ। सीन चेंज होता है। वो नहीं, अचानक से कुछ देखकर घबरा जाती है। वह टिया की नज़र जमीन पर पड़े कागज पर जाती है। वह उसे उठाकर देखने लगती है। टिया कहती है, ये क्या है? मृत्यु की सूचना। टिया की धड़कन तेज हो जाती है। मृत्यु, ये नाम सुनते ही टिया उस कागज को पढ़कर बिल्कुल सन्न रह जाती है। नहीं, डैडी वापस आएंगे। डैडी ने मुझसे वादा किया था। उसे याद था कि डैडी ने उससे क्या कहा था। वे हमेशा उसके साथ देंगे। वे हमेशा उसको हर दिन मुस्कुराने की एक वजह देंगे। लेकिन अगर डैडी वापस नहीं आए तो? बारिश होने लगी थी बाहर और तभी टिया वहीं बैठी रहती है। डिसीज्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई मर जाता है तब होता है। टिया को आखिरकार उस शब्द का मतलब समझ आता है। तो डैडी क्या? मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? टिया सोचती है। उस छोटी सी बच्ची के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या उसके डैडी सच में कभी वापस नहीं आएंगे? तभी तेज बारिश हो रही होती है। वह बूढ़ी दादी तेज बारिश में अकेली खड़ी होती है और अपने हाथ में एक डिब्बा सामने पकड़े हुए होती है। वह भी अपनी उसके बारे में सोच रही होती है। टिया मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे उसके पास वापस जल्दी जाना होगा। टिया अब भी सोच में डूबी होती है। वह सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने सबसे प्यारे डोनट पोन स्टिकर भी उसे दिए थे, फिर भी डैडी वापस नहीं आए। टिया को अपने डैडी के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिनमें वह कहते हैं, टिया मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हर एक दिन हंसाऊंगा, कभी रोने नहीं दूंगा। टिया भी अपने बेड पर। टिया सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि डैडी मुझे सच में छोड़कर कहीं और चले गए हैं? वह अपनी पलकें झपकाती है और सोते हुए एक तरफ देखती है तो पाती है कि एक सफ़ेद बॉक्स को देख करके वह सोचती है और उसकी तरफ धीमे कदमों से जाती है। वह सोचती है, मुझे उनकी पुरानी चीज़ें देखनी है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा वहाँ पर। वह उस बॉक्स के पास जाती है और उठाकर उस बॉक्स में देखती है क्या। वह अपने डैडी के उस बॉक्स को खोलती है और उसे खोलकर उसमें देखती है और कहती है, यह सब डैडी का है। उन्होंने वादा किया था कि उन्होंने कहा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, हम एक साथ अपने पुराने घर वापस जाएंगे। उसकी आंखों में ये आंसू आने लगते हैं। वह सोचती है, लेकिन वह रोती है, वो सोचती है, लेकिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वह सोचती है, मुझे सिर्फ मेरे डैडी चाहिए, बस मेरे डैडी। वह रोते हुए कहती है, डैडी प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। तभी वहाँ पे एक जोरदार रोशनी होती है। जिस चीज को हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने हाथ में ले रखा होता है, उसमें से आवाज आती है, तुम क्यों रो रही हो? वह एक ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है। टिया सोचती है, यह बोलने वाली चीज क्या है? ये पत्थर कैसे बोल रहा है? वह फिर से कहता है, तुम रो रही हो? टिया सोचती है, ये पत्थर तो बदल गया, क्या ये सच में जादू है? एक टाइनी पॉप। वह ड्रैगन बोलता है, तो यह बात है, वो आदमी मर गया है ना, इसलिए रो रही हो तुम? टिया और जोर से रोने लग जाती है। डैडी, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है। वह सिसकते हुए रोने लग जाती है। वह दोबारा ड्रैगन बोलता है, अगर मैं उसे जिंदा कर दूं तो? धीरे से सिर्फ एक टकरार की आवाज आती है। टिया सोच में डूबते हुए कहती है, क्या क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? वह कहता है, अगर मैं तुम्हारे पिता को वापस ले आऊं तो क्या तुम रोना बंद कर दोगी? टिया कहती है, हाँ हाँ, मैं रोना बंद कर दूंगी, बस मेरे डैडी को वापस ले आओ। वह कहता है, लेकिन इसलिए तुम्हें, अगर मैं उन्हें जिंदा करूँ तो तुम्हें इस दुनिया की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। वो जगह, जिस जगह तुम जानती हो, वो सब लोग जिन्हें तुमने देखा है, और इस कमरे की हर एक चीज़, सब कुछ। क्या तुम तैयार हो? टिया कहती है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, पर मुझे मेरे डैडी चाहिए, इसलिए हाँ, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वह अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। टिया की आंखों में आंसू हैं, मगर उनमें डर बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों हाथ आगे करती है और उससे टिया कहती है, मुझे वहाँ से ले चलो प्लीज, मेरे डैडी को बचा लो। तो दोस्तों, हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें ताकि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।